अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तोशाखाना केस के ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फैसले महफूज कर लिए हैं, जो अब कल सुनाए जाएंगे। मगर अब खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भी तोशाखाना केस में अपनी फौरी गिरफ्तारी और नाअहली का खदशा नजर आ रहा है। उन्होंने कल रात गए अचानक एक हंगामी वीडियो पैगाम जारी किया और सिर्फ तोशाखाना केस पर ही बात करते रहे। इस वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस को अपनी नाअहली का प्लान करार दे दिया, तेजी से ट्रायल पर सवालात उठाए, ट्रायल कोर्ट में अपने गवाह पेश न करने देने का शिकवा भी किया। चेयरमैन पीटीआई ने ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर एक दफा फिर अदम एतमाद का इजहार किया और खास तौर पर ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर से मंसूब 2014 की फेसबुक पोस्ट से मुताल्लिक कहा। उसके बाद ट्वीट भी किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने FIA को जज की पोस्ट की तस्दीक के लिए कहा था, मगर क्योंकि ये पोस्ट डिलीट कर दी गई थी, इसलिए FIA ने चेक करके ये बता दिया कि वहां तो कोई पोस्ट मौजूद ही नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि फेसबुक के पास 90 दिन तक डिलीट शुदा पोस्ट का रिकॉर्ड होता है, लिहाजा FIA और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चाहिए कि वो फेसबुक को इस बारे में ईमेल करें और जज की पोस्ट का पता चलवाएं। अब यह मामला एक इंतहाई अहम तरीन केस में एक बड़ा तनाज़ा बन गया है, क्योंकि तोशाखाना केस का ट्रायल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के वकील के हतमी दलाइल भी सुन लिए गए हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज पर चेयरमैन पीटीआई मुतासिब और जानिबदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और सबूत के तौर पर उनसे मंसूब फेसबुक पोस्ट का सहारा ले रहे हैं। जबकि एक और दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ अरसा पहले तक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर एतराज़ उठता रहा था कि उनका तोशाखाना केस में रवैया इंतहाई गैर मुनासिब है। वो अदालत को अहमियत नहीं देते, कभी जज के सामने पेश नहीं होते, ट्रायल को मुसलसल लटका रहे हैं, अब भी लटका रहे हैं, केस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आला अदलिया में बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मगर अब सूरत हाल ये हो गई है कि ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इंतहाई तेज़ी दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी में नजर आ रहे हैं, जिस पर मुल्जिम यानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को एतराज़ है कि जज का रवैया गैर मुनासिब और मुतासिबाना है। इसके अलावा आज पूरा दिन तोशाखाना केस में एक गैर यकीनी और कन्फ्यूजन की सूरत हाल नजर आई और फरीकैन के वकला कश का शिकार रहे। ट्रायल कोर्ट में आज फरीकैन के हतमी दलाइल होने थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की ट्रायल रुकवाने समेत मजीद कई दरख्वास्तों पर समाअत मुकर्रर थी, जिस पर आज ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक सुबह से लेकर शाम तक एक साथ समाअत करते रहे। दोनों अदालतों में कई दफ़ा वक्फे भी दिए गए। ट्रायल कोर्ट की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी रहीं ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला सुना दे तो उसके हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शाम तक ना कोई फैसला दिया और ना ही ट्रायल कोर्ट को कोई बराह रास्त तहरीरी डायरेक्शन दी, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से हतमी दलाइल भी सुन लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज और चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस वहाँ मौजूद थे और फिर इस दौरान ट्रायल कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो उन दोनों के मुआविन वकला ने जज हुमायूं दिलावर को बताया कि दोनों सीनियर वकला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं। ख्वाजा हारिस के मुआविन वकील ने कहा कि ख्वाजा हारिस हाई कोर्ट से फ्री होकर ही सेशन अदालत आएंगे, तो जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि हतमी दलाइल ना दिए तो आज बगैर सुने फैसला कर लूँगा। मैं फैसला सुना नहीं रहा हूँ, लेकिन आज हतमी दलाइल होंगे। हतमी दलाइल देते हैं या नहीं देते ये फरीकैन की मर्जी है, लेकिन अदालत फैसला महफूज कर देगी। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन जज ने कहा है कि कोई भी ना आया तो फैसला महफूज कर लेंगे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आप सेशन जज को बताएं कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा है। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने भी कहा कि सेशन अदालत में दलाइल मैंने शुरू करने हैं, मैं भी बता दूंगा। इस दौरान सेशन अदालत में वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर को पहले चेयरमैन पीटीआई के वकील और फिर इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3:30 बजे का वक्त दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत है कि सेशन अदालत तब तक कार्रवाई रोक दे। अमजद परवेज ने अपने दलाइल हाई कोर्ट में दे दिए हैं, वो अब रास्ते में हैं। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई डायरेक्शन ट्रायल कोर्ट को नहीं मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दलाइल सुनने से रोका तो नहीं है ना। तो इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकला आज अपने दलाइल देने को तैयार हैं। इसके बाद जज हुमायूं दिलावर ने समाअत में फिर वक्फा कर दिया, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आने वाले इलेक्शन कमीशन के मरकजी वकील अमजद परवेज से जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई स्टे की डायरेक्शन दी है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने या स्टे की कोई डायरेक्शन नहीं दी। तो जज हुमायूं दिलावर ने उनसे कहा कि तो फिर आप
अपने हतमी दलाइल देना शुरू करें, जिस पर अमजद परवेज ने आज ही अपने हतमी दलाइल दिए। जबकि इस दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकला जज से कहते रहे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर ट्रायल कोर्ट में दलाइल हो रहे हैं तो नहीं होने चाहिए। मगर जज हुमायूं दिलावर ने अमजद परवेज को दलाइल जारी रखने दिए, जिसके बाद समाअत में एक और वक्फा कर दिया गया। और जब वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के इंतजार में ट्रायल कोर्ट में समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर आज महफूज किए गए फैसले सुना देगी। इन फैसलों में तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला भी शामिल है। जज पर एतराज की वजह से केस दूसरे जज को ट्रांसफर करने का मामला भी शामिल है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट में हक के दिफा बहाल करने यानी गवाहों का बयान लेने से मुताल्लिक फैसला भी कल सुनाया जाएगा। और इस दरख्वास्त पर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट में हुक्म इम्तिना की दरख्वास्त पर फैसला भी अब कल ही जारी किया जाएगा। यानी अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये 8 फैसले जारी करेगी। ट्रायल कोर्ट की नजरें भी इन फैसलों पर हैं, जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रही है, जहां चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त कल ही समाअत के लिए मुकर्रर है। लिहाजा कल का दिन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले इस बात का तयन करेंगे कि आने वाले दिनों में तोशाखाना केस का ट्रायल किस रुख पर चलेगा। तहम आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने ट्रायल कोर्ट में हतमी दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना के तहाइफ की खरीदो फरोख्त को नहीं झुटलाया गया। चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 में तोशाखाना से 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रख लिए और उन्हें असासा जात में जाहिर नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई तो खुद मानते हैं कि तहाइफ तो अपने पास रखे लेकिन जाहिर नहीं किए। तोशाखाना केस एक जुमले पर मुहित है, यानी तहाइफ रखे गए लेकिन जाहिर नहीं किए गए। अमजद परवेज ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 10 करोड़ 70 लाख रुपए के तहाइफ अपने पास रखने के लिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए और फिर कहा कि उन्होंने तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में पहले ही बेच दिए थे, इसलिए फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए थे। हालांकि ये उन्हें फॉर्म बी में जरूर बताना चाहिए था। FBR और प्राइवेट अकाउंटेंट ने भी तहाइफ को जांचा है। अब अगली समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी हो गई है और कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट भी कोई स्टे ऑर्डर नहीं देती तो चेयरमैन पीटीआई के वकील को भी अपने हतमी दलाइल देने पड़ेंगे। इस पूरी सूरत हाल पर हुकूमत गहरी नज़र रखे हुए है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ खुद अदालत भी जा रहे हैं, समातों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अता तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहे हैं सारे के सारे मामले को, खुद अदालत जा भी रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बहुत ज़्यादा ये तनकीद हो रही थी कि जी वो इस ट्रायल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अदालत में नहीं पेश होते हैं। अब हुमायूं दिलावर साहब कुछ ज़्यादा तेज़ी से आगे जा रहे हैं, ना उनके गवाह कबूल करते हैं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन आ भी जाए फिर भी वो चाहते हैं कि बस किसी भी तरीके से वो फैसला महफूज कर लें, तो बाद में ये स्टैंड कर नहीं पाएगा जिस तरीके से ट्रायल चल रहा है। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब, मुझे बड़ी खुशी आपने ये सवाल किया। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये ट्रायल पिछले 11 माह से चल रहा है और इमरान खान साहब टेक्निकलिटी पे खेल रहे हैं। वो इस ट्रायल को कंक्लूड नहीं करना चाहते, वो मेरिट पे तोशाखाना के केस का जवाब नहीं देना चाहते। वो कभी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की ऑथराइजेशन को चैलेंज करते हैं, कभी वो लिमिटेशन पीरियड को चैलेंज करते हैं और कभी जज की फेक फेसबुक पोस्ट लगा के अदम एतमाद कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 4 गवाहान की लिस्ट दी गई उनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। यानी अपने पर्सनल अकाउंटेंट का, अकाउंटेंसी फर्म का और अपने तर्जुमान रऊफ हसन का नाम बतौर गवाह के देने का मकसद ताखीरी हरबों के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये नाम देते तोशाखाना के किसी अफसर का, कैबिनेट डिवीजन के किसी अफसर का या अपने स्टाफ के किसी मेंबर का या उस डीलर का जिसको इन्होंने वो तोहफा बेचा ताकि वो टेस्टिफाई करता कि खान साहब ने इस कीमत पे मुझे ये तोहफे जो हैं वो फरोख्त किए थे, फिर तो बात बनती थी। इररेलेवेंट और गैर मुतलका गवाहान की फहरिस्त जमा से होता है कि इनको ताखीरी हरबे के तौर पे दिया गया। अता साहब, ये बात अहम है, ये बात अहम है कि अगर इमरान खान साहब ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए बेचा होता और कोई प्रूफ होता तो वो उस डीलर का सबसे पहले नाम देते कि देखिए जी सबूत है मैंने इसको बेचा है। उस डीलर का नाम उन्होंने नहीं दिया, वो डीलर कह चुका कि मैंने नहीं बेचा, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मगर जिसको आपने फेक फेसबुक पोस्ट कहा है, अब हुमायूं दिलावर साहब ये तो मान चुके हैं जज साहब कि जी हाँ अकाउंट मेरा ही है, मगर उनका पोस्ट मेरी नहीं है। अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी 90 दिन का डेटा होता है फेसबुक के पास, आप लिख दें फेसबुक को, वो बता देंगे कि ये पोस्ट इनकी तरफ से की गई थी या नहीं की गई थी। अगर ये नहीं करेंगे तो आगे जाके कंट्रोवर्सी तो बरकरार रहेगी ना। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि ये हर उस जज पे अदम एतमाद करते हैं जो केस मेरिट पे चलाता है। अब FIA की फोरेंसिक रिपोर्ट आज हाई कोर्ट में जमा करवाई गई।
FIA की फोरेंसिक एनालिसिस बकायदा फेसबुक पोस्ट की ऑथेंटिसिटी का आया गया कि उसमें क्या था। अब इन्होंने किया ये कि ऊपर वाला पोर्शन उनके अकाउंट का लिया और नीचे अपनी मर्जी की पोस्ट लगा दी। तो वो तो फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, मामला क्लियर हो जाएगा। मगर अगर ये इतने सच्चे थे तो उस डीलर को क्यों नहीं बुलाते? यानी अगर मैंने ये काम किया होता तो मैं तो कहता कि ये मेरा डीलर है, इसका नाम कलीमुल्लाह है, इसने जो है मेरे से ये घड़ी खरीदी थी। भाई कलीमुल्लाह बताओ मैंने कितने में आपको बेची थी। अब प्रॉब्लम ये है कि इस केस में बहुत सारे जराइम साबित हो चुके हैं। अली जफर ने इलेक्शन कमीशन के सामने ये एतराफ किया कि तहाइफ बेचे थे और उनसे जो पैसे आए थे बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराए थे। अब जो खान साहब का बेफॉर्म निकला है, उस बेफॉर्म के अंदर 4 बकरियां, एंड आई एम नॉट किडिंग साहब, आप चेक कर लीजिए, 5 लाख फर्नीचर। अब 5 लाख का फर्नीचर मुझे समझ नहीं आई कि वो कहां पे इन्होंने रखा है कि इनका 400 कनाल का महल है, वहां पे महज 5 लाख का फर्नीचर है और ज्वेलरी में 0 लिखा है। कि आमजद परवेज इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने केस आर्ग्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये तो ज्वेलरी डिक्लेयर्ड ही नहीं है, क्लियर मिस डिक्लेरेशन है। ECP में इनका वकील कहता है कि हमने तोहफे लिए, बेचे और उसकी प्रोसीड्स बैंक अकाउंट में जमा कराई। बेफॉर्म के अंदर इन तोहफों का जिक्र तक नहीं है, तो चोरी तो साबित हो गई, जवाब तो अब देना होगा। जैसा मगर मसला ये है कि जो आप बातें कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं मैंने FBR में डिक्लेयर किया है। अगर FBR में डिक्लेयर किया है और अगर किसी भी तरीके से इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन में आगे पीछे हुआ है तो कसूर अकाउंटेंट का हुआ या खान साहब का हुआ। अगर अकाउंटेंट उनकी चीज़ें फाइल करता है, वो कह रहे हैं उसको विटनेस बुला लें। देखें, अगर तो ये मानते हैं कि इन्होंने एज एन आफ्टर थॉट FBR में डिक्लेयर किया और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर नहीं किया, अब ये भी मानते हैं कि हमने बेचा और उसके पैसे अकाउंट में जमा कराए, अब वो पैसे मुताबिकत नहीं रखते उस रकम के साथ जिसकी वो कीमत है उस गिफ्ट की। अब अकाउंटेंट ने तो ये बातें नहीं ना करनी, ये तो एज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड एक बात है कि आपने ये तहाइफ बेचे अपने मगर जाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए भी पाबंद थे कि नहीं, कि आपने इनके डिक्लेयर कर पाबंद थे। अब ये कह देना कि मेरे अकाउंटेंट ने किया या मेरे तहरीक इंसाफ के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर, अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे। कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत है, वही डिटरमिन करेगा ना कि ये मामला कहाँ जाएगा। तो अब ऐसा तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो अभी तो इमरान खान साहब अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं उनके चीफ जस्टिस पर, कल से आप करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किस मुल्जिम को ये सहूलत हासिल है कि दौराने ट्रायल वो 10 दफा हाई कोर्ट जाए, दौराने ट्रायल वो 2 दफा सुप्रीम कोर्ट जाए, उसकी दरखास्त पे नंबर भी अलॉट हो, वो हियरिंग के लिए भी फिक्स्ड हो। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान का कोई और शहरी होता तो ये ना एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एंटरटेन होती और ना ही ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन होती, इसको नंबर ही ना लगता। ये तो आप कोर्ट ऑफ अपील में तब जाते हैं जब आप अग्रीव्ड हो और ट्रायल कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। बहुत शुक्रिया तारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम भी आ रहा था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई दावा कर रहे हैं कि ज़राए से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया दिया जिसमें उन्होंने इत्तेहादियों को 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दे दी है। अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अकबर यूसुफजई बहुत शुक्रिया, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, जैसे कि अभी हुकूमत के कुछ दिन ही रहते हैं, फेयरवेल डिनर चल रहे थे, कल काबीना अरकान के थे, आज इत्तेहादी जमातों के जो अरकान थे उनके एजाज में इशाइया था। उसमें हमारे ज़राए ने हमें बताया कि शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों को असम्बली तहलील करने के हवाले से तारीख भी बता दी है। 9 अगस्त को जो है असम्बली तहलील की जाएंगी, 9 अगस्त जो है वो वर्किंग होगा और शाम को जो है वो असम्बली तहलील करने के हवाले से असम्बली पर दस्तखत कर दिए जाएंगे जो सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। और जरा ये बताते हैं कि अगर सदर मुमलिकत ने फौरी तौर पर उस असम्बली को मंजूर किया तो वो फौरी तौर पर होगी, नहीं तो 48 घंटे का वक्त होता है, उसके बाद खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ही जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी। और लास्ट वर्किंग डे जो है ज़राए ने हमें बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को बताया कि 9 अगस्त जो है वो लास्ट वर्किंग डे होगा
शाम को जो है वो असेंबलियों के हवाले से फैसला हो जाएगा और उसके बाद ये असेंबली तहलील हो जाएंगी। और ज़ाहिर है इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, 9 को कर रहे हैं ताकि ऐसा ना हो कि सदर साहब भी अगर टाइम ले लें और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर जाएं और फिर इलेक्शन 60 दिन में कराने पड़ जाएं तो 90 दिन बड़ा क्लियर हो गया। और तमाम इत्तेहादियों का इस पर इत्तफाक है क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो पहले ही 9 अगस्त का कहा जा रहा था। जी बिल्कुल, पहले 8 अगस्त की तारीख आई थी इस हवाले से भी, लेकिन अब कंसेंसस इस 9 पे हुआ है क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, आपको पता ही है, जो एक सानिया हुआ था बाजावड़ को, उस दौरान मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की, उसमें भी काफी डिस्कशन हुई। जब उनकी मुलाकात हुई उनकी रिहाइशगाह पर जाके, आज बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। तमाम जितने भी मेन स्टेक होल्डर्स हैं हुकूमत के इत्तेहादी, तमाम को वज़ीर आज़म पहले ही इत्तेमाद में ले चुके हैं और ये कंसेंसस से ये फैसला हो चुका था। और हमारे ज़राए ने बताया कि 4-5 दिन से जो है इस तारीख के हवाले से जो मेन स्टेक होल्डर हैं उनको मालूम था, लेकिन आज फॉर्मली जो एक आपको पता है कि फेयरवेल डिनर था, उस डिनर में वज़ीर आज़म ने अनाउंस कर दिया कि जी हमारी असेंबलियों की जो दिन होगा, आखिरी वर्किंग डे, वो 9 अगस्त होगा। उसके बाद हम असेंबलियाँ तहलील कर देंगे और आगे फिर हमने इलेक्शन की तरफ जाना है। तो इस हवाले से जो निगरान सेटअप है, इस हवाले से कोई ओपन डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि हमारे ज़राए बताते हैं कि कुछ मुख्तलिफ नामों के हवाले से वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। 1 से 2 दिन के अंदर जो है निगरां वज़ीर आज़म के हवाले से भी फैसला हो जाएगा, कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म। इस हवाले से 4 से 5 नाम ज़राए ने हमें बताए हैं, उसमें से 2 नाम जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, लेकिन एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। इस हवाले से भी कुछ ज़्यादा इबाहम नहीं है इत्तेहादी जमातों के अंदर, बल्कि अब यूँ लग रहा है कि मामला खुश उसलूबी से तय हो जाएगा और हुकूमत जो है अपनी मुद्दत असेंबलियों की पूरी करने के बाद जो है अगले मरहले में दाखिल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे इस हवाले से कि उनके ज़राए ये बता रहे हैं 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील होने जा रही हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा। जाते जाते हुकूमत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अवाम को बता रही है और बताया जा रहा है उन्हें कि हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हमारे पास ज़खायर हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनमें सरमायाकारी आने जा रही है। क्या ये सच है? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मुल्की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए दोस्त अरब ममालिक से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है। ये दोस्त ममालिक ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात, पेट्रोलियम और बिजली के मंसूबों में सरमायाकारी करेंगे। इस हवाले से 29 जुलाई को सहाफ़ी शहबाज राना की खबर सामने आई थी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने अरबों डॉलर्स मालियत के 28 मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अरब ममालिक, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और बहरैन को सरमायाकारी की पेशकश की जाएगी। अगर इन तमाम मंसूबों की अरब ममालिक ने मंजूरी दे दी तो इस सरमायाकारी का हजम CPEC के तहत की गई 28 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी से ज़्यादा हो जाएगा। और इस पूरे अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हुकूमत ने कानून साजी भी की है। इस हवाले से 1 अगस्त को पाकिस्तान मिनरल समिट हुई, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत के साथ साथ दोस्त ममालिक के वफूद ने भी शिरकत की। इससे पहले 20 जुलाई को नेशनल सेमिनार ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 10 जुलाई को नेशनल सेमिनार ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी भी हो चुके हैं, जिनमें सिविल और अस्करी क़यादत के साथ साथ दोस्त ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी। हुकूमत साथ ये भी दावा कर रही है कि दोस्त ममालिक से आने वाली सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करने और वन विंडो सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत बड़े बड़े दावे तो कर रही है, इक़दाम भी उठा रही है, मगर क्या जो दावे हैं वो हकीकत बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम समिट थी, ज़ाहिर है दोस्त ममालिक का वफ्द भी मौजूद था। क्या कुछ MOUs हुए हैं जिसकी वजह से कहा जा सके कि कुछ कॉन्क्रीट हो गया है और ये इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में आती नज़र आ रही होगी? जी, अभी हम इनिशियल कॉन्वर्सेशंस में इंगेज कर चुके हैं 2-3 ममालिक को और उनसे बातचीत चल रही है। एक हमारे दोस्त मुल्क जो हैं उनका इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा कॉपर माइन में, जो कि रिकोडिक से एडजेसेंट हैं, और एक ज़रा रिकोडिक से दूर कुछ ब्लॉक्स हैं, वो एक और हमारे दोस्त मुल्क हैं जिन्होंने इजहार किया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशंस शुरू हो गई हैं, मगर इंशाल्लाह जैसे जैसे वो कॉन्क्रीट होती जाएंगी हम आवाम के सामने लाते चले जाएंगे। मगर मुसद्दिक मलिक साहब, ये स्टेज क्या है कि हमने उनसे कहा हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर उन्होंने कहा कि जी आप जगह बताइए, फिर हम स्टडी करेंगे, फिर कॉन्क्रीट होगा, या उन्होंने खुद स्टडी की हुई है और वो खुद कह रहे हैं कि जी हमें इस जगह इन्वेस्टमेंट करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले जो आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया कि कुछ ममालिक ने अंदिया दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसका स्केल क्या है। एक हमारे दोस्त मुल्क सऊदी अरेबिया ने अंदिया दिया है
कि वो तकरीबन 24 अरब डॉलर तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरह की वैल्यू प्रोपोजिशंस उनके सामने लेकर आते हैं। एक और हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, अमारात ने अंदिया दिया है कि वो तकरीबन 22 अरब डॉलर तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इन प्रिंसिपल तैयार हैं। ऑब्वियसली जब एक्चुअल हम कोई चीज़ उनके सामने रखेंगे तो फिर ही इन्वेस्टमेंट्स होंगी। दूसरी जो इसमें अहम बात है वो ये है कि ये जो आपके सामने सेक्टर्स रखे गए हैं, ये सेक्टर्स सिर्फ हमने तजवीज़ नहीं किए, ये गुफ्तगू कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी थी, बल्कि काफ़ी महीने पहले शुरू हो चुकी थी, और उसमें से बहुत से सेक्टर्स के ऊपर डिस्कशन हुई और ये बाहमी तौर पे डिस्कशन और डायलॉग के बाद फैसला किया गया कि पाकिस्तान में 3 सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एक एग्रीकल्चर, दूसरा IT और तीसरा एनर्जी, बिलखसूस माइनिंग के हवाले से। तो ये जो 3 आपने सेक्टर्स जिनका अभी ऐलान किया है, ये तीनों मुशावरत से सिलेक्ट किए गए हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जिन जगहों पे वो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, वो जगह कौन सी हैं। पहले राउंड में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो चागी में है, क्योंकि चागी के अंदर हमारे रिज़र्व्स तकरीबन प्रूव हो चुके हैं। आपको मालूम है कि पहले वहाँ पे संदक थी, वो भी कॉपर और गोल्ड की माइन थी, जो एक चीनी कंपनी के साथ शिरकतदारी में पाकिस्तान ने डेवलप की। दूसरी रिकोडिक है, जिसमें इस वक्त बैरक गोल्ड, एक दुनिया की बहुत बड़ी माइनिंग कंपनी, इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी 50% उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें सबसे बड़ा चंक जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत का है। तीसरी, उसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे जियोलॉजिकल सर्वे किए गए हैं, एक हमारी जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी जो 2015 में सामने आई थी, और ये जो तखमीना लगा के बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में 6.1 ट्रिलियन डॉलर के ज़खायर मुख्तलिफ मादनियात के और कोयले के मौजूद हैं, ये उस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये रिपोर्ट्स बनती हैं तो ये 3-4 स्टेजेस में बनती हैं। पहली स्टेज होती है, मगर ये जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है, ये स्टडीज़ हैं, क्योंकि दुनिया में जब भी बात होती है, चाहे कॉपर के रिजर्व्स हों, चाहे गोल्ड के रिजर्व्स हों, रेयर एलिमेंट्स के रिजर्व्स हों, ऑयल के रिजर्व्स हों, गैस के रिजर्व्स हों, पाकिस्तान कहीं टॉप रिजर्व्स में फॉल नहीं करता है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगर हमारे पास हैं ये रिजर्व्स, तो ये कौन सी स्टडी है, कौन से सर्वे हुए हैं, किस बुनियाद पर हुए हैं कि जिसकी वजह से इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है? ये आवाम को सिर्फ ख्वाब तो नहीं दिखाया जा रहा है जो हमेशा से दिखाया गया है? नहीं, ये आपका जी मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल आपका यही है, क्योंकि मेरे दोस्त भी मुझे टेलीफोन करके बार बार पूछ रहे हैं। एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी तकरार यही चल रही है। ये 2014 में या 15 में एक जियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया था। सर्वे बहुत देर से हो रहा था, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था 2014 और 15 में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। और उसमें हर मेटल मिनरल का एक तखमीना लगाया गया था। जब हम तखमीना लगाते हैं तो उसके कुछ मुख्तलिफ मराहिल हैं। पहला जो मरहला होता है उसमें एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, ये एस्टिमेटेड रिज़र्व्स होते हैं आपके। एस्टिमेटेड रिज़र्व्स का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के सर्वे करवाए जाते हैं। एक एरियल व्यू सैटेलाइट के ज़रिए या जहाज़ों के ज़रिए देखने के लिए कि पाकिस्तान की जियोलॉजी क्या है, किस किस्म की है, किस किस्म के रिज़र्व्स हो सकते हैं, किस क्वांटिटी में हो सकते हैं। और दूसरा होता है ज़मीनी। एरियल सर्वे के बाद हम एक ज़मीनी सर्वे करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं, जिसकी बुनियाद पे इनिशियल एस्टिमेट होते हैं। ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज में फिर वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है, उसमें फिर साइज्मिक स्टडीज़ की जाती हैं, ज़मीन के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, और ज़मीन से जो जवाब वापस आता है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स का, उसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या है और किस मिकदार में। मगर इसमें एक इशू, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन शुरू की जाती है। इसमें इशू ये है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत दफ़ा बताया गया कि जी हमारे ऑयल और गैस के रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का हिट रेशो है वो दुनिया में बड़ा अच्छा है। हम कोई 3 to 4 का हमारा हिट रेशो है। दुनिया में तो अगर आप 8 कुएं खोदें तो उसमें से कोई एक मिलता है। मगर बाद में पता चला कि हम एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट वेल्स को बता के 3 to 1 कह रहे होते हैं। सिर्फ एक्सप्लोरेशन वेल्स का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा कोई अच्छा रेशो नहीं है। इसलिए आज हम देख ही रहे हैं कि ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे पास रिजर्व भी नहीं है। दूसरा, जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए थे, चिनोट में उन्होंने बड़ा इफ्तिताह किया, बहुत बड़े बड़े दावे किए। सबर मुबारकबंद साहब उस वक्त भी आ गए और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की अब किस्मत बदलने वाली है, इतना सोना यहाँ से निकलने वाला है।
उसका भी कुछ नहीं हुआ। तो ख्वाब हमें बार बार दिखाए जाते हैं, निकल के कुछ नहीं आता है, नंबर्स को मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। आप कैसे यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि इस दफ़ा कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मसलन ऐसे करते हैं कि थोड़ी इस पे तकरार कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान में सबसे बड़े ज़खायर हैं, तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर के जो ज़खायर हैं वो कोयले के हैं। तो आप कह दीजिए कि हम नहीं मानते। ये जो आपने 6 साढ़े 6 ट्रिलियन के ज़खायर कहे हैं, जिसमें से तकरीबन 4 या 5 ट्रिलियन के ज़खायर कोयले के हैं, तो मैं नहीं मानता। तो अगर आप नहीं मानते तो फिर ये थरकोल क्या है? मगर तो आपको ये याद होगा क्या 2013 सारा में, काबिले 14 में जब इस्तेमाल कोयला है हमारा, सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर तरीके से एक काबिल इस्तेमाल कोयला है? क्योंकि ज़ाहिर है हमने थर से बिजली बनते ज़रूर देखी है एक लंबे अरसे बाद और बड़े बड़े दावों के बावजूद के बाद, मगर क्या ये सारा काबिल इस्तेमाल कोयला है हमारा? जी, इस्तेमाल तो हो रहा है। द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। यानी पहले हम जब माइनिंग करना, पहले हमने जब उसका तखमीना लगाया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान में इतना कोयला कहाँ से आएगा। फिर हमने कहा नहीं यार, ये तो अब कंफर्म हो गया है, तो अब हमें थोड़ी सी माइनिंग कर लेने दो। तो लोगों ने कहा कि उस माइन के ऊपर से तो एक दरिया बहता है पूरा ज़ेरे ज़मीन, और वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे माइनिंग की जाए। तो फिर वो दरिया भी टाप लिया गया, उसको ड्रेन किया गया, फिर गड्ढा खोदना शुरू किया। तो लोगों ने कहा इतना पैसा ही नहीं है पाकिस्तान में कि माइनिंग हो सके। अरे भाई, गड्ढा भी खुल गया। फिर उन्होंने कहा कि ये तो किसी काम का ही कोयला नहीं है, यहाँ पे तो कुछ इसका इस्तेमाल ही नहीं है। तो वहाँ पे इस्तेमाल भी शुरू हो गया। वहाँ पे 3 कारखाने, 1200 मेगावाट या 1300 मेगावाट का तो अभी एक कारखाना है जिसका इफ्तिताह हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में 3 चीज़ों, एक तो शक बहुत ज़्यादा हो गया, यानी यकीन की कमी है। दूसरा, उम्मीद डूब गई है। और तीसरा, एतमाद नहीं रहा, अपने ऊपर एतमाद नहीं रहा। अभी आपके सामने मैंने इसका है ना बैकग्राउंड, क्योंकि 74 साल में, 75-76 साल में बार बार दावे किए गए, हर लिहाज से दावे किए गए, मगर अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं है। तो जो शक है और जो एतमाद की कमी है, इन सब के पीछे वजूहात हैं, और उन वजूहात को ख़त्म करने के लिए और लोगों को यकीन दिलाने के लिए अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस दफ़ा अमली तौर पर क्या कुछ होने वाकई जा रहा है? क्योंकि आपकी हुकूमत 7 दिन में जा रही है, उसके बाद क्या होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा मामला? जी, तो मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देता हूँ एतमाद बहाल करने के लिए। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इसी बात की, ये थर कोल की, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं और इस्तेमाल भी हो गए हैं, माइन भी खुद गई है, उसके ऊपर कारखाने भी लग गए हैं। अब वहाँ पे फर्टिलाइज़र के कारखाने लगाने के मुतल्लिक लोग सोच रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन के मुतल्लिक सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, ये तो मैं आपको नहीं कह रहा कि होंगी। तो अगर सबसे बड़े ज़खायर हमारे पास कोयले के हैं, तो अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के कोयले के जो ज़खायर हैं वो मौजूद भी हैं, इस्तेमाल में भी हैं, उनकी माइनिंग भी हो चुकी है। तो अगर एक लग सकता है बिजली का कारखाना, तो 10 क्यों नहीं लग सकते? अगर एक दफ़ा कोल गैसिफिकेशन हो गई तो सारे इलाके में क्यों नहीं हो सकती? अगर एक फर्टिलाइज़र का कारखाना लग गया तो बाकी भाई क्यों नहीं लगेंगे? चलें, इसको छोड़ दें। अब वापस आ जाते हैं चागी की तरफ। संदक की माइन कोई ख्वाब तो नहीं है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की माइन है जिसके ऊपर इसी तरह शक किए गए। पहले कहा गया कि है नहीं, झूठ बोलते हैं, फिर कहा गया माइनिंग नहीं हो सकती, फिर कहा गया कि लो हमें लूट के ले गए, सारी हमारी जो ज़ेरे ज़मीन सरमाया था वो सब लेकर भाग गए। कुछ भी नहीं हुआ। जो बलूचिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है, पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा मिल रहा है, मगर ये सारे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह, मगर माइनिंग सेक्टर पाकिस्तान की जीडीपी में मुश्किल से 1.5 से 2% ही कंट्रीब्यूट करता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ झूठ साबित हो गया और सब कुछ बहुत अच्छा हो गया और उसकी वजह से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बात का लोगों को यकीन कर लेना चाहिए। अगर OGDC का बदीन में कोई ऑयल का एक्सप्लोरेशन वेल हिट हो जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कहें कि अब तो पूरे एक हो गया तो देखें पूरे सिंध में तेल ही तेल निकलने वाला है। ऐसा होता नहीं ना प्रैक्टिकली। इसलिए अगर सैंडक में हो गया तो ये सब एक चेन इफेक्ट के तौर पर होने वाला है। इसका क्या प्रूफ है? चलिए ऐसा करते हैं कि संदक को छोड़ देते हैं। तो अब रिको डिक की तरफ आ जाइए। अगर 3 से 4 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रिको डिक में हो रही है, जिसमें 50% पाकिस्तान हिस्सेदार है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है बलूचिस्तान का है, तो ये कोई ख्वाब तो नहीं है, ये तो आपके सामने हो रहा है।
वहाँ पे तो स्कूल भी खुलने शुरू हो गए हैं, क्लिनिक भी खुलने शुरू हो गए हैं, जियोलॉजिकल सर्वेज भी हो गए हैं, खुदाई भी शुरू हो रही है। तो क्या ये भी ख्वाब है? यानी एक के बाद एक चीज़ होती भी चली जाए और हम उसे शक से भी देखते चले जाएं। अब अगर ये रिको डिक के अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड की माइन अगर निकल आई है, तो उसके इर्द गिर्द जो माइंस हैं, क्या इम्कान है कि उसमें नहीं निकलेगा? लेकिन हमारे दोस्त यही कह रहे हैं। तो फिर मुसद्दिक साहब, इसकी कंटिन्यूटी कैसे होगी जब आप चले जाए, जब जो क्योंकि ज़ाहिर है एक आर्मी की बाकायदा इन्वॉल्वमेंट है, आर्मी चीफ भी हिस्सा हैं, सेमिनार्स में भी मौजूद हैं, वो इसलिए हैं इसमें मौजूद क्योंकि आप लोग चले जाएंगे तो फिर उसकी कंटिन्यूटी के लिए वो मौजूद हैं, या अपनी ख्वाहिश के तहत मौजूद हैं, या फिर जो मुमालिक सरमायाकारी करना चाहते हैं उनका एक्सपीरियंस है कि हमें वन विंडो ऑपरेशन नहीं मिलता, इतने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आते हैं, इसलिए उनकी फरमाइश पर वो वहाँ मौजूद हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके। ये कैसे होगा मामला आगे? देखिए, ये फरमाइश पे नहीं, ख्वाहिश पे है। ये हमारी ख्वाहिश है। दुनिया में जितने भी ममालिक ने, मैं अब आपको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता हूँ। पाकिस्तान के लोग ऐसा बात कर रहे हैं जैसे ये जो हम फैसिलिटेशन का फ्रेमवर्क बना रहे हैं SIFC का, ये पहली मर्तबा दुनिया में हुआ है। सिंगापुर में तरक्की की सबसे बड़ी, आप जितना मर्जी लिटरेचर पढ़ लें, जो भी आपके यहाँ जो दोस्त, छोटे बच्चे, यंग लेडीज़ एंड मैन जो इस वक्त ये प्रोग्राम नौजवान देख रहे हैं, वो ऐसा करें कि सिंगापुर का जो रेवोल्यूशन है उसको स्टडी कर दें और उसमें देखें कि वन विंडो ऑपरेशन जो बनाया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने, उसने क्या रोल प्ले किया सिंगापुर की ट्रांसफॉर्मेशन में। चलें, सिंगापुर को छोड़ दीजिए, ऐसा कीजिए फिनलैंड को स्टडी कर लें, तो वहाँ पे भी वन विंडो ऑपरेशन है। आप फिनलैंड को छोड़ दीजिए, तो आप ऐसा कीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी वन विंडो ऑपरेशन है। यानी चाहे फिनलैंड हो, आयरलैंड हो, मुसद्दिक भाई साहब, ये बात तो दुरुस्त है आपकी, इस बात को डिस्प्यूट नहीं कर रहा मैं कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हमें हटाने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं, हमारी लोकल सरमायाकारी में भी मसला है। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये हो पाएगा? क्योंकि आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं, हमारी भी मिसाल है। हमने CPEC के तहत कहा कि जी कोई 68 अरब डॉलर की सरमायाकारी आएगी, 62 अरब डॉलर की, सिर्फ 28 अरब डॉलर की आ पाई। फिर एक CPEC अथॉरिटी बना दी, एक रिटायर्ड जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को उस CPEC अथॉरिटी का पिछली हुकूमत में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरबरा लगा दिया, मगर एक फेलियर ही साबित हुआ सब कुछ। अच्छा, मैं दो बातें करूंगा। पहले तो आपने ऐसे कह दिया सिर्फ 28 बिलियन डॉलर। आप सोचिए कि 1 बिलियन डॉलर के लिए हम क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, या 2 या 3 बिलियन डॉलर के लिए, और आपने कहा कि सिर्फ 28 बिलियन डॉलर की देखने का जाविया का फर्क है। 62 को 28 से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ लगेगा, 1 या 2 से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। चले आपका जाविया मान लेते हैं, आगे बताइए। नहीं, देखिए ना, चले मैं पहली बात ये कहता हूं कि देखिए, चले ये भी 6, अब आप अगर आप 2-3 माइंस डेवलप कर लेते हैं और आपको उसमें से 20-25 बिलियन डॉलर के एसेट्स वैल्यू में तब्दील हो जाते हैं, मुल्क की तरक्की में लग जाते हैं, लोगों को नौकरी मिल जाती है, बलूचिस्तान में डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, पानी आ जाता है, सड़क खुल जाती है, क्लिनिक बन जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, तो 28 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट या 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट या 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में कब हुई है इससे पहले? मगर इसमें इशू ये है कि जैसे CPEC के तहत भी देखिए, मगर CPEC के तहत भी कहा गया था ना कि ये जो 28 अरब डॉलर हैं, उसके तहत जब ये आगे भी बढ़ेगा, फिर हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट जोन्स की बात हुई, वो इंडस्ट्री नहीं लगी, फिर कहा चाइना से रिलोकेट होगी, वो नहीं हुई, हमारा जो इंपोर्ट्स है वो बढ़ती चली गई, अब गर्दिशी कर्जों में हम फंसते चले गए, गवादर पोर्ट डेवलप नहीं हुई जिस तरीके से दावे और वादे किए गए थे। तो जो आप कहते हैं ना, शक है लोगों को, यकीन की कमी हो गई है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, एक हिस्ट्री है उसकी। चलिए पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कम से कम हमने ये कह दिया कि जो 6 ट्रिलियन की आवाज़ लगाई गई है उसके पीछे एक जियोलॉजिकल सर्वे है और साइंटिफिक बेसिस है। उस वैल्यू, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, प्रिलिमिनरी वैल्यू है, लेकिन आप मान लें 6 ट्रिलियन में से जो वाकई निकलता है एक्सप्लोरेशन के बाद वो 2 ट्रिलियन निकलता है। आपको अंदाज़ा है 2 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? ऐसा मगर कोई दुनिया की भी तो कोई स्टडी हो हमारे अलावा जो हमें इंक्लूड करती हो कि जो दुनिया के रिजर्व्स हैं उसमें हमारे रिजर्व्स भी यहाँ फॉल करते हैं। कोई दुनिया की तो कोई स्टडी करते हैं, ऐसा करते हैं जी। अगर मुझे क्विकली बता दें मुझे मुझे प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, अगर मुझे क्विकली बता दें कि ये होने जा रहा है, क्योंकि आप 7-8 दिन में जा रहे हैं, ये क्या है, क्या प्रोसेस? जी मेरा जी तो ये था कि आप आज आगे ना बढ़ें और इस पे ज़रा तफसील से बात करें, लेकिन मैं बहुत तफसील हो गई है, 18 मिनट का इंटरव्यू हो गया। बात ये है
अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ जी। देखिए, बात यह है कि पहले जो चीज़ इनफरादी तौर पे की जा रही थी कि जनरल बाजवा को लगा दिया जाए या किसी और को लगा दिया जाए या मुझे लगा दिया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया गया है। हमारा जो सीपेक का एक्सपीरियंस था उससे हमें पता चला कि अगर कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म ना हो, यानी अगर जो डिस्ट्रिक्ट के चीज़ पे डिस्ट्रिक्ट में इजाज़तें लेनी हैं, जो सूबे में लेनी हैं, जो वफाक में लेनी है, उनको एक विंडो में अगर हम इंस्टीट्यूशनली नहीं लेकर आए तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक फ़र्द कुछ नहीं कर सकता। अब जो कमेटी बनाई गई है जिसको SIFC कहा जा रहा है, इसकी जो एपेक्स कमेटी है उसको सिर्फ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हेड नहीं कर रहे, उसको कोई भी आने वाला प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा। जिसको लोग इलेक्ट करेंगे, जो केयरटेकर आएगा वो उसको हेड करेगा। तो एक इंस्टीट्यूशनल तरीका हो गया। तमाम इदारे जिनसे इजाज़तों की ज़रूरत है वो वहाँ पे मौजूद हैं, यानी किसी को भी, चाहे वो जनरल ही हो, आपने क्योंकि उनका जिक्र किया, उनको भाग भाग के इजाज़तें लेने की ज़रूरत नहीं है। वो तमाम लोग जिनकी इजाज़तों की ज़रूरत है वो उस विंडो के अंदर फिर उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो रहा होगा। बहुत शुक्रिया। आज के बाद में इतना ही। दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।